नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मैनुअल स्क्वेंजर्स अधिनियम की जानकारी न होने पर जताई नाराजगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य ने ली बैठक। घग्गर नदी में पानी आते ही धंसी जंक्शन टाउन मार्ग पर बने पुल की सड़क। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, सीज की अवधि पार कोल्ड ड्रिंक। कोका कोला कंपनी की एजेंसी के 4 गोदामों की जांच। एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य व पूर्व राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ मैनुअल स्क्वेंजर्स अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन और स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वासन संबंधित प्रशासनिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में भगवत प्रसाद मकवाना ने अधिकारियों को मैनुअल स्क्वेंजर्स अधिनियम 2013 की जानकारी न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन एवं स्वच्छ कारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। एक्ट बने 11 साल हो गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस एक्ट को पढ़ा ही नहीं। जब अधिकारियों ने एक्ट ही नहीं पढ़ा तो फिर वे क्या सूचना देंगे। उन्होंने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स में सीवर, सेफ्टी टैंक, रेलवे ट्रैक पर या खुले नाले नालियों की सफाई करने वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं। उनके सर्वेक्षण करने के सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को आदेश किए थे। भारत सरकार ने भी उन आदेशों की अक्षरशः पालना करने के आदेश जारी कर दिए। राज्य सरकार ने भी सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए, लेकिन निचले स्तर पर कार्रवाई अधिकारी स्तर पर नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि मूलतः शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत अधिकारी की ओर से सर्वेक्षण कार्य करवाया जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी ऐसे कर्मचारियों के पुनर्वासन, ऋण व कौशल प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। भारत सरकार उन्हें 40,000 रुपए अनुदान के रूप में देगी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार आने के बाद कांग्रेस के शासनकाल में 2013 तक 13,000 ऐसे लोग पाए गए थे। करीबन 62,000 लोगों को 40,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जा चुका है। अब दोबारा सर्वेक्षण हो रहा है। अब फिर सरकार स्वच्छ कारों के हित में काम कर रही है। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारिक, एडीएम उमेदीलाल मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और आज जिला अधिकारी और जिले के अन्य अधिकारियों के साथ जो सिर पर मैला ढोने की देश में अमानवीय प्रथा चली आ रही थी, उसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार भी उसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कई बार अधिकारियों की लापरवाही के कारण, या अभी मुझको जानकर बड़ा दुख हुआ कि 11 साल एक्ट बने हुए हो गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस एक्ट को पढ़ा ही नहीं है। जब आपने एक्ट नहीं पढ़ा तो आप तो नील ही सूचना दोगे। तो नील लगातार सूचनाएं दे रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए ड्राई लैट्रिन्स में जो काम करता है, सीवर में काम करता है, सेप्टिक टैंक की सफाई करता है, रेलवे ट्रैक पर काम करता है या खुले नाले नालियों की सफाई करता है, वो सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। घग्गर नदी में पानी आते ही जंक्शन में टाउन मार्ग पर बने पुल की सड़क धंस गई। पुल पर जंक्शन की तरफ 2 जगहों पर पुल की अप्रोच रोड पर गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे धीरे धीरे बड़े और गहरे होते जा रहे हैं। रात्रि में चलने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहनों से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। पिछले साल भी घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक के दौरान टाउन की तरफ से पुल की सड़क 2-3 जगह से धंस गई थी। आप नेता राजीव माली ने बताया कि पिछले साल घग्गर नदी में पानी की आवक के समय घग्गर नदी के पुल पर बनी सड़क टाउन शहर की तरफ से धंस गई थी। इस बार जंक्शन शहर की तरफ से सड़क डिवाइडर के पास से 2 जगह से धंस गई है। दोनों जगह गहरा गड्ढा हो गया है। इससे वाहन गुजरते समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जिस जगह सड़क धंसी है वहाँ कोई संकेतक भी नहीं लगाया गया। राजवीर माली के अनुसार इस पुल को बने अभी करीब 2 साल ही हुए हैं। अभी यह हालात है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पुल कितना लंबा चलेगा। उन्होंने पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच करवाने की मांग प्रशासन से की। मानगर सेक्शन टू टाउन जो रोड जा रही है उस पर नाली वाला पुल है सर। उस साइड में तो पुराना पुल था, ये अभी नया पुल बना है। पिछले साल भी अपन ने देखा था कि जब नाली आई थी तो थोड़ा आगे मतलब टाउन की तरफ से पुल जबरदस्त तरीके से काफी सारा मतलब धंस गया था अंदर। और इस साल दक्षिण वाली साइड में ये देखो आप कितना मतलब ये अंदर धंसा हुआ है। आप थोड़ा, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप दिखाइए। ये देखो सर, ये देखो कैसे कैसे हाथ जा रहा है। मान लो अभी अगर कोई
बस अगर इधर से आएगी और थोड़ी अगर इधर हो गई वो, क्योंकि ना यहाँ कोई निशान मार्किंग की गई है, ना कुछ यहाँ कोई बैरिकेड वगैरह लगाया गया, अगर थोड़ी भी इधर होगी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उधर सूचना मिलने पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने मौका निरीक्षण किया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात कर पानी की मात्रा बढ़ने से पहले उचित कदम उठाने की बात कही। सभापति रणवा ने कहा कि अप्रोच रोड में वॉल में छोड़े गए वी पोल के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। अप्रोच रोड में वी पोल नहीं छोड़े जाने चाहिए थे। अब वी पोल बंद किए हुए, हो सकता है उनमें से कोई पोल बंद करने से बच गया हो। उस खामी की वजह से दोबारा ये समस्या पैदा हो सकती है। वहीं पीडब्ल्यूडी के एएन श्रवण कुमार ने कहा कि मौका निरीक्षण कर लिया गया है, जल्द गड्ढों को भरवा दिया जाएगा। ठोस में वो 2 जगह ब्लॉकेज से हुए हैं, तो अधिकारियों को बोल दिया गया पीडब्ल्यूडी के इसको जांच करें। अभी पानी कम है, कल को पानी बढ़ने पे कहीं दिक्कत दोबारा ना हो जाए, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से पटाई करके देख के इसको तुरंत प्रभाव से सही किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा दल के साथ जंक्शन स्थित कमल एजेंसीज के 4 गोदामों में रखे कोका कोला कंपनी के पेय पदार्थों की जांच की। जांच के दौरान 3 गोदामों में मिले पेय पदार्थ सही पाए गए, जबकि चौथे गोदाम में अवधि पार पेय पदार्थ रखे होने की बात सामने आई। हालांकि गोदाम पर नोट फॉर सेल की सूचना चस्पा की हुई थी। इस पर टीम की ओर से अवधि पार पेय पदार्थों को नष्ट न करवाए जाने तक माल को सीज करने की कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गत दिनों जंक्शन की सब्जी मंडी के नजदीक एक हलवाई की दुकान पर अवधि पार कोल्ड ड्रिंक पीने से बालक की हालत बिगड़ने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच की तो ये बात सामने आई कि हलवाई ने संगरिया रोड स्थित रिद्धेश्वर स्वीट से कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। जांच के दौरान रिद्धेश्वर स्वीट्स पर कोल्ड ड्रिंक के अलावा बिस्किट भी अवधि पार मिले। ये सामग्री विभाग की ओर से नष्ट करवाई गई। रिद्धेश्वर स्वीट्स के बिलों से पता चला कि कमल एजेंसी से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जाती है। इस पर कोका कोला कंपनी की एजेंसी वाली कमल एजेंसी के 4 गोदामों की जांच की गई। जांच के दौरान 3 गोदामों में कोई अवधि पार पेय पदार्थ नहीं मिला। चौथे गोदाम पर नोट फॉर सेल की सूचना लगाई हुई थी। गोदाम में अवधि पार व लीकिंग पेय पदार्थ रखे हुए मिले। अवधि पार सामग्री को नष्ट करने के बारे में जानकारी प्राप्त की तो एजेंसी मालिक ने बताया कि अवधि पार सामग्री को कोका कोला कंपनी के हैंडओवर कर दिया गया है। उसकी पॉलिसीज बन रही है। जब तक पॉलिसीज बनती है और कंपनी का प्रतिनिधि अवधि पार सामग्री को नष्ट करने आता है, तब तक अवधि पार पेय पदार्थ को सीज किया गया है। एजेंसी मालिक को इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी कर ये जवाब भी मांगा गया है कि नोट फॉर सेल लगाने के बावजूद दुकान को खुला क्यों रखा गया। कागजों की जांच कर कमी पाए जाने पर कंपनी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने आमजन से भी अपील की कि कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करें। व्यापारी उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हमने जांच की थी, सामान नष्ट करवाया था। उनके यहाँ जो हमें बिल बरामद हुए हैं किस एजेंसी से जो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनमें से एक एजेंसी ये भी थी कमल एजेंसी। तो इसमें हमने हमारी फूड की टीम यहाँ सुबह से चेक कर रही है। तो चूंकि कोका कोला के एजेंसी डीलर है, एजेंसी है इनके पास 4 गोदाम है, जिसमें से 3 में तो सही है, सामान सारा सही पड़ा है। चौथा गोदाम इन्होंने नोट फॉर सेल लगा के उसमें लीकिंग वाले और एक्सपायरी सामान रखा हुआ है। एक्सपायरी को ये डिस्पोज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कोका कोला का भी हैंडओवर बताया, किसी कंपनी ने हैंडओवर कर लिया है, उसकी भी पॉलिसीज बन रही है। तो ये पॉलिसीज बन रही है, जब तक कंपनी का जो आदमी इनको डिस्पोज करने आता है तब तक ये जो माल है हम इसको सीज कर रहे हैं। अब खबर टिब्बी तहसील से, जहां कस्बे के समीप बन रही एथेनॉल फैक्ट्री काम बंद करने, टिब्बी में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी माध्यम का सरकारी स्कूल फिर से बहाल करने और मुख्य बाजार में सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन और नागरिकों की ओर से एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। एसडीएम कार्यालय के समक्ष हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री बनने से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी। कैंसर, चर्म रोग, अस्थमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। फैक्ट्री को बंद करने के लिए लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया। नारेबाजी करते हुए काफी संख्या में नागरिक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया। वहीं कस्बे में कक्षा 9 से 12वीं तक का हिंदी माध्यम का सरकारी स्कूल बहाल करने की भी मांग रखी गई, क्योंकि हिंदी माध्यम स्कूल नहीं होने से गरीब तबके के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा टिब्बी के बाजार में अधर में लटकी सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की भी मांग की गई। इन मांगों को लेकर तहसीलदार चंदन पवार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 8 अगस्त को फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। प्रशासन था, इसको इससे पूर्व में 8 दिन पहले ज्ञापन देकर के अवगत करवाया गया था कि जो टिब्बी क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री का आयोजन किया जा रहा है और उसका निर्माण होने के पश्चात जो अपनी कार्यविधि शुरू करेगी तो उसके पश्चात आने वाला समय पूरे टिब्बी तहसील के लिए भयानक होने वाला है। बच्चे बच्चे के लिए आने वाला समय खौफनाक होने वाला है, क्योंकि इसी संबंधित एक फैक्ट्री जब जीरा में लगाई गई थी तो उसके जब हमने आंकड़े खंगाले और उसके बारे में पता किया और वहां के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए तो वहां पता चला कि 70 से ज्यादा गांवों को वहां एथेनॉल फैक्ट्री के कारण गांव खाली करने पड़े और जो वहां की भूमि थी उसको आधे रेट पर बेचना पड़ा। और जो वहां का मजदूर भाईचारा था, सबसे बड़ी विडंबना की बात की जो मजदूर भाईचारा दिन प्रतिदिन अपनी कमाई कर करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई संबंधित खर्चे पूर्ण करने के लिए नए नए जुगाड़ करते हैं, तो उस मजदूर समुदाय के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से वो ग्रस्त हुए। पहले उन्हें बड़े बड़े लुभावने ऑफर दिए गए कि जब फैक्ट्री यहाँ शुरू होगी तो बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, और जो फैक्ट्री को शुरू किया गया और उसके स्ट्रक्चर में जरूर मजदूर भाईचारा को काम दिया गया, और जब फैक्ट्री शुरू कर दी गई तो उसके पश्चात किसी भी लोकल मजदूरों को वहां रोजगार नहीं दिया गया, जिसके पश्चात वहां के मजदूर भाईचारे के हालात भयानक हो गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन चलने वाली शहरी व ग्रामीण पेयजल योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों ने उनकी मांग को विधानसभा में उठाए जाने पर सोमवार को विधायक गणेशराज बंसल का बुके भेंट कर अभिनंदन किया। विधायक आवास पर पहुंचे कर्मचारियों ने बंसल का धन्यवाद किया। कर्मचारियों की यूनियन के जिला अध्यक्ष पवनदीप सिंह ने बताया कि ग्रामीण योजनाओं में मात्र 2107 रुपए में कर्मचारी काम कर रहे हैं। किसी को 2900 रुपए तो किसी को 7400 रुपए का भुगतान किया जाता है। विधायक के प्रयासों के कारण हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र के कर्मचारियों को 7410 रुपए का भुगतान हो रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਬਾਂਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਰ 2107 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2900 ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7400 ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰयासाਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ 7410 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਰੀਆ, ਟਿੱਬੀ, ਪੀਲੀਵੰਗਾ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ 2900 ਜਾਂ 3500 ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ग्राम पंचायत दोकेंचे में नहरी पानी उपलब्ध करवाने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वार्डन सुखवीर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत दोकेंचे जिला मुख्यालय की चिप्ती ग्राम पंचायत है। पूरे मक्कासर में नहरी पानी की सप्लाई की जा रही है, जबकि दोकेंचे ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल का शोरा युक्त पानी सप्लाई हो रहा है, जो पीने लायक नहीं है। दोकेंजे में जैसे पिछले 45-50 वर्ष से जब से हमारी पंचायत योजना, ग्रामीण पंचायत योजना बनी है, पहले हमारा गांव जो था मक्कासर पंचायत के अंतर्गत था। तो पिछले 5-7 सालों से हमारी जो पंचायत अलग बन गई, तो हम सरपंच साहब से ये उम्मीद रखते थे कि नई पंचायत बनी है, नए सरपंच साहब है, तो गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था सही करेंगे, पर उनसे हमारे जो उम्मीद है वो 0% है। तो आज आप देख सकते हैं हमारे दोकेंजे के तमाम ग्रामीण यहाँ कलेक्ट्रेट में एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। बिल्कुल नहीं कर रहे सर, बार बार जाने का मतलब सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को कहने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो कोई आपसी रंजिश निकालने के चक्कर में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। गांव में कोई नाली बनाने से मतलब नहीं है। हमारे गांव में 3 बोर है, बार बार कहने के बावजूद बोर ब्लॉक पड़े हैं, और हम 40-45 साल से कुएं का पानी पी रहे हैं। हम बहुत ही दुखी हैं। गर्भवती महिला, बच्चे, छोटे बूढ़े, ये पानी जो पीने के लायक अब ये एक जहर बन चुका है। उधर पीएचडी एन सुनील कुमावत के अनुसार अमृत योजना के तहत डीपीआर बनकर तैयार है, जो सैंक्शन के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। इस माह टेंडर होने की भी उम्मीद है। जैसे ही कार्य शुरू होगा, तब हेड वाटर वर्क से जुड़ने से दोकेंचे आबादी, ITI बस्ती, खुंजा बाईपास के आसपास का एरिया
नहरी पानी से लाभान्वित होगा। जी सर, इसमें जो हनुमानगढ़ की जो अमृत योजना 2 में जो DPR बन के तैयार हो रही है, इसमें हमने जो मुख्य एडवर्क से जो अबोर बाईपास है वहाँ से लेके बाईपास खुंजा होते हुए कुंजी नंबर 8 से मेन मुख्य पेयजल लाइन प्रपोज की है। तो जिसमें ये अमृत का काम जब सेंक्शन हो गया 60 करोड़ रुपए का, तो इसका काम जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें ये दोनों एडवर्क से इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे 2 केंद्रीय आबादी को, IT बस्ती को और जो कुंजा बाईपास के आसपास का जो एरिया है वो पूरा नहरी पानी से लाभान्वित होगा। फिर अगर माने तो कब तक शुरू हो जाएगा इसका? इसकी सर अभी DPR बन के लगभग रेडी हो गई है, जो सेंक्शन हेतु उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है और मोस्टली इस महीने उसके टेंडर लग जाएंगे। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में हुई। इसमें सर्वसम्मति से संस्थान की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। वीरेंद्र जाखड़ को एक बार फिर जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान राजस्थान की तरफ से पूर्व में रजिस्ट्रेशन बीकानेर हेडक्वार्टर था, जिसको जयपुर हेडक्वार्टर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसके प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव सिंह नियुक्त हैं। उनके द्वारा सभी जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किए हैं और सभी अध्यक्षों को अपनी जिलों की कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए हैं और उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे बैंक अकाउंट वगैरह खोलने और सारे जो अधिकार सभी जिला अध्यक्षों को दिए हैं। आज मीटिंग करके और इसका नई कार्यकारिणी गठित की गई। मीटिंग में नौर के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी सांखला, श्री सीताराम जी मिश्रा और संगरिया के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा और भादरा से श्री राजेंद्र बेनीवाल। वहीं हरविंद्र पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हुई बारिश का पानी उसकी दुकान और मकान की नींव में घुस गया। इससे मकान में दुकान के आगे बना रैंप धंस गया। उन्होंने कहा कि नाले का सही तरीके से निर्माण न होने के कारण पुलिस अधीक्षक पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। स्थायी कार्यालय के लिए निवेदन किया जाएगा। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में ग्राम पंचायत 2 केंद्र के वार्ड 10 में 2 परिवारों में बच्चे का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद आबकारी विभाग के अधिकारियों की ओर से नशा मुक्ति को लेकर भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में नगर परिषद की पूर्व उप सभापति नगीना बाई, आबकारी निरीक्षक पवन रेगर, ASI हुसैन खान और प्यारेलाल ने शिरकत की। पूर्व उप सभापति नगीना बाई ने कहा कि महिला कमजोर नहीं है, देश के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। किसी भी महिला को अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस मौके पर समिति की ओर से किए गए नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में ये संदेश जाएगा कि आज के समय में हमारी बेटियां भी बेटों से बढ़कर हैं। उनका पालन पोषण अच्छी तरह से हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में बदलाव आएगा। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से अभियान के तहत अब तक 38 परिवारों को बेटी जन्म पर पौष्टिक आहार का वितरण किया जा चुका है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। हर जगह अपने बच्चों को कंट्रोल रखें। इस तरह की किसी एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो समझे उसको, फिर भी नहीं माने, अपने बड़े समाज परिवार के हैं उनसे के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। या किसी का घरवाला अगर ये नशे में लग गया है उसको और का आधा हाथ होता है कि उसको सुधार लें। उसके बावजूद नहीं सुधरे तो अपने परिवार से
या फिर ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, इस तरह के जो समाज सुधारक जो लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ तक उनको पहुँचाना बहुत जरूरी है। अब खबर नौहर से। राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों पर बढ़ाई गई टैक्स की दरों के विरोध में नौहर कार डीलर एसोसिएशन की ओर से सोमवार को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से रजिस्टर्ड वाहनों को खरीदने पर उनके रजिस्ट्रेशन पर पूर्व में निर्धारित दरों से 3 गुना ज्यादा टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा जो वाहन राजस्थान स्टेट में पंजीकृत हैं, उसका विक्रय करने पर उस वाहन का भी ट्रांसफर के समय 25% टैक्स लिया जाता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार ने ऐसा मनमाना नियम लागू कर इस कार्य से जुड़े लोगों के हितों पर कुठाराघात किया है। बताया गया कि भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नियम नहीं है, जबकि राजस्थान में ऐसा मनमाना नियम लागू किया गया है। ज्ञापन देने वालों में नौहर कार डीलर एसोसिएशन के अनेकों पदाधिकारी मौजूद। जिस प्रकार से वर्तमान भाजपा सरकार ने जो ये परिवहन विभाग का टैक्स बढ़ाया है, उस बढ़े हुए टैक्स के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। और पूर्व की गहलोत सरकार थी, उसने जैसे 50% से बढ़ाकर इस टैक्स को 80% छूट में तब्दील किया था, जो कि वर्तमान में अभी भाजपा सरकार है, इसने इस टैक्स को बेअताशा बढ़ाते हुए, जहां गहलोत सरकार ने 80% छूट की थी अन्य राज्यों से आए हुए वाहनों पे, तो पुराने व्हीकलों पे, और उसी के अनुपात में वर्तमान भाजपा सरकार ने 25% छूट की है। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि भजनलाल सरकार ने जिस प्रकार जनता ने चुना था, लोगों को उम्मीद थी कि जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ राहत के बदले और ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो पुरानी गाड़ियाँ आ रही थी, राजस्थान में बाहर से लोग लेके गाड़ियाँ आ रहे थे, उन पे टैक्स को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है कि आने वाले टाइम में कोई भी राजस्थान का आदमी पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए एकमात्र सपना रह जाएगा। तो आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और ये एसडीएम साहब हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। इस बात का हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ये समस्या आम जन की समस्या है, ये कोई एक राजस्थान डीलरों की समस्या नहीं है, ये आम जन की जेब पे भार पड़ा है। और आने वाले टाइम में अगर इस बात का सॉल्यूशन नहीं होता है तो निरंकारी मिशन की ओर से रविवार को निरंकारी भवन नौहर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और सत्संग का आयोजन हुआ। बताया गया कि जिला अस्पताल की टीम ने रक्त संग्रहित किया, जिसमें 162 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। संयोजक पवन कुमार ने बताया कि मिशन की ओर से अभी तक करीबन 14 लाख यूनिट रक्त संग्रहित कर देश भर के सरकारी ब्लड बैंक में दान किया जा चुका है। मिशन के अनुसार रक्त नालियों में न बहकर लोगों की नाड़ियों में बहे, इसी उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। सूरतगढ़ से पहुंचे क्षेत्रीय संचालक मूलचंद त्यागी ने बताया कि निरंकारी मिशन रक्तदान के अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करता है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कार्य, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण अभियान जैसे कार्य करते आ रहे हैं। इस अवसर पर जोनल इंचार्ज धर्मपाल जी ठक्कर की हजूरी में सत्संग हुआ। रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी जिला अस्पताल की ब्लड बैंक टीम ने 162 यूनिट रक्त संग्रहित किया। संत निरंकारी मिशन सदैव इस बात का ये साक्षी रहा हुआ है कि ये जीव इस संसार में परमात्मा को जानने के लिए आया हुआ है और परमात्मा को जाना जा सकता है। इस विचारधारा को लेकर ये मिशन आगे बढ़ा है। फिर सदगुरु का ये भी मानना है कि जीवन वही सार्थक है जो दूसरों के लिए जिया जाए, और उस वाक्य को या इस ध्येय को पूरा करने के लिए सदगुरु ने सामाजिक जो सरोकार हैं उसके तहत कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, जिसमें से ये रक्तदान शिविर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और सन 2010 से ही ये इस प्रकार की श्रृंखलाएं मानव एकता दिवस पर शुरू होती हैं और फिर पूरे साल भर जगह जगह पर बहुत सारी ब्रांचों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अब तक ये मिशन 10 लाख से भी अधिक यूनिट ये रक्तदान कर चुका है और विश्व में संभवतः जो सबसे अधिक जो रक्तदाता हैं या जो रक्तदान यूनिट दी गई हैं वो संत निरंकारी मिशन की ओर से दी गई हैं। आचार्य महाश्रमण के शिष्य डॉक्टर मुनि अमित कुमार व मुनि उपशम कुमार का चातुर्मास नौहर में प्रारंभ हुआ। जैन मुनि सोमवार सुबह नौहर पहुंचे। इस अवसर पर जैन समाज की ओर से उनका अभिनंदन कर स्वागत किया गया। इस संबंध में तेरापंथी युवक परिषद के अध्यक्ष चंद्रेश सिपानी ने बताया कि मुनि डॉक्टर अमित कुमार व मुनि उपशम कुमार 15 जुलाई से 15 नवंबर तक यहां चातुर्मास करेंगे और
4 महीने तक नोहर में रहकर ही तपस्या करेंगे। उत्तर नहीं कि द्वंद्व पैदा होता है, दो चीज आती हैं तब कहते हैं द्वंद्व पैदा होता है। एसकेडी कैंपस में रविवार शाम को गायकार कुणाल भोजेवार और प्रांजल दहिया ने संगीत की ऐसी छटा बिखेरी कि हर कोई थिरकने को मजबूर हो गया। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।